नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का इस गोदान की सीरीज़ में। तो दोस्तों, हम काफ़ी ज़्यादा इस सीरीज़ में आगे बढ़ चुके हैं और इस पार्ट के बाद एक और पार्ट आएगा, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये पार्ट है, आप सुनिएगा कि आगे क्या हुआ। जैसा कि आपको पता था कि बैल वापस आ गए हैं होरी के, और होरी काफ़ी खुश है। और होली के टाइम पे जो गोबर ने ड्रामा किया या जो नाटक किया, जो मजाक उड़ाई अपर कास्ट की, पंडित जी की, ठाकुर साहब की, उससे गांव वाले काफ़ी अच्छे खासे नाराज़ हैं। तो दूसरे दिन क्या होता है कि शाम हो जाती है। शाम होने के बाद में जी पंडित जी सुबह सुबह तड़के आते हैं होरी लाल के यहाँ पे, और वो बहुत जल्दी जल्दी में आते हैं। अरे होरी 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 ऐसे करते हुए आते हैं वो। और होरी लाल अपने बैलों को चारा दे रहा होता है। तो होरी कहता है क्या क्या हुआ पंडित जी, पाला क्या हुआ क्या हुआ। क्या अरे आज क्या खेतों पे नहीं जाना के काम करने? आपको इतने दिन हो गए आप खेतों पे नहीं जा रहे, अब तो ठीक हो गए हो ना तुम, अब तो चलो खेतों पे, आधा जो है काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो होरी कहता है कि अरे साहब अभी बैल आ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपनी ईख मैं बो दूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। ना 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 ना, आपको कोई ईख बीख नहीं, आप मेरा काम कैसे छोड़ सकते हो? आप चाहो तो जेठ के एंड में आप छोड़ देना, जेठ यानी जून के एंड में, या जेठ का जो महीना होता है उसके एंड में। तो होरी कहता है अरे महाराज मेरी परेशानी समझिए, अब बैल आ गए हैं। तो इतने में गोवर्धन जो है वो गुस्से में आता है अंदर से और कहता है कि बापू अब तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। पंडित जी कहता क्यों नहीं जाएंगे? कि हमारा मन है, जब मन आएगा तब जाएंगे, मन आएगा नहीं जाएंगे। कहता नहीं ऐसे कैसे नहीं जाओगे। और होरी समझाओ इनको, अगर नहीं जाना है तो एक काम करो कि हमारे जो 100 रुपये हैं तुम्हारे ऊपर वो हमें वापस कर दो, सूद सहित। सूद यानी ब्याज, इंटरेस्ट सहित। तो वो कहता है कि हाँ बताओ कितने पैसे हैं आपके? कि 100 रुपये हमारे आपने लिए, प्लस जो है सूद का हो गया 100 रुपये, ऐसे करके 200 रुपये हमें दे दो और मत आओ हमारे यहाँ पे। आपकी लड़ाई हमें कोई मतलब नहीं इससे। तो गोवर्धन कहता है कि 100 रुपये कैसे हुए, किस हिसाब से हुए, हमें सब पता है कि बापू ने आपसे फसल बोने के लिए 30 रुपये लिए थे, और 30 रुपये आपने लगा दिए, 100 सूद लगा के कर दिए 100, और फिर 100 के सूद लगा के कर दिया आपने 200। 3 साल में 200 रुपये कैसे हो जाएंगे 30 रुपये से? इतना हिसाब तो साहब हमें भी पता है कि 30 रुपये जो थे, अगर आप शहर का भाव लोगे तो 1 रुपया लगता है। तो इस हिसाब से 3 साल में 36 रुपये लगे, तो कितने हो गए? 66, यानी 66। तो आप 66 के 70 ले लो, इससे ज़्यादा थोड़ी हम दे देंगे। अगर इससे ज़्यादा लेना है तो जाओ कोर्ट, हम कोर्ट में बात कर लेंगे। पंडित जी खड़े जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अरे देखो तुम्हारा लड़का ये ज़्यादा शहर की बातें करने लगा है आजकल, और बड़ा कोर्ट के चक्कर काटने लगा है, बड़ा कोर्ट की बातें करने लगा है। और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं। तब तक होरी उनके आता है और हाथ जोड़ने लगता है कि अरे रुको 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 पंडित जी रुको, देखो क्या है ना, थोड़ी फसल है, बोले ने दो, फिर तो आप ही के यहाँ काम करना है। तो पंडित कहता है कि इनको समझाओ ना, अपने बेटे को समझाओ, ये ज़्यादा कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं या ज़्यादा कोर्ट की बात कर रहे हैं। पंडित जी इतनी कह के वहाँ से चले जाते हैं। होरी लाल कहता है गोवर्धन से कि यार तू इतनी क्यों बात करता है, इसी गांव में रहना है, इतना बैर किस बात का है? कि गोवर्धन कहता है कि अरे मैं तो मूर्ख हूँ जो आपके बीच में बोला, अब मैं आगे से बीच में आपके बोलूँगा ही नहीं। और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब भैया क्या होता है कि शाम के, अब पंडित जी जाते हैं, तो शाम को बैठे हुए हैं जो अनोखे लाल थे वो, और ठाकुर साहब और पंडित जी। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि मेरे को सुनने में आया कि गोवर्धन ने हम लोगों का मजाक उड़ाया है। तो अनोखे लाल कहते हैं हाँ मजाक तो उड़ाया है। और इतने में पंडित जी आ जाते हैं गुस्से में। पंडित जी कहते हैं कि उसका लड़के का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे गांव में हमारे सिर पे चढ़ के कूदेगा। तो वो कहते हैं कि अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो पंडित जी, हम करते हैं कुछ। और अनोखे लाल जो हैं कि अपने प्यादे को भेज देते, प्यादे यानी मुंशी का जो भी उनका होता हो, शाम के टाइम
होरी लेटे हुए है चारपाई पे, हुक्का पी रहे हैं और गोवर्धन पास में लेटा हुआ है, वो होरी को देख रहा है। तो होरीलाल अपने बेटे से कहते हैं कि हुक्का पिएगा, बहुत दिन बाद तम्बाकू पिए, ले तू भी पी ले। वो कहता नहीं नहीं बापू मैं नहीं। कि क्यों, छोड़ दी क्या? कि नहीं छोड़ी नहीं है, हमारे शहर में ना सिगरेट चलती है, आप पियोगे सिगरेट? वो एक सिगरेट निकालता है। तो होरीलाल कहता है अरे ना ना, ये तो भैया बड़े लोगों के चोचले हैं, ये हमें नहीं पीना। उसके बाद में उनका प्यादा जो था अनोखीलाल का आ जाता है कि अरे होरी भैया चलो, आपको जो है अनोखीलाल जी ने बुलाया। कि इस टाइम, इस वक्त? कि हाँ इस वक्त। कि ऐसी क्या आफत पड़ी कि पता नहीं लगान वगान की बात करें? कि लगान तो हम दे चुके हैं। कि नहीं चलो ये बातें सब आप वहीं करना। इतने में वहाँ से होरीलाल उठ के चले जाते हैं। गोबर गुस्सा होता है कि पता नहीं कुछ ना कुछ तो छुट्टा पाल रहा है ये। तो वो कहता है कि अच्छा। फिर उसके बाद में जुनिया आ जाती है। जुनिया देखती है बापू है नहीं, तो वो घबराते हुए आती है और गोबर से पूछती है कि बापू कहाँ गए? कि बापू गए हैं, बुलाया है अनोखीलाल ने, अभी आ रहे हैं, तुम यहाँ बैठो, तुमसे बात करनी है। कि हाँ बोलो। कि अब तुम यहीं पे लगी रहोगी या अपना घर परिवार देखोगी? अपना सामान पैक कर लो और चलो हमारे साथ गांव में, शहर में। तो कहती है कि नहीं आप अम्मा से बात कर लेना, और मैं तो क्या ही बोलूँगी, मेरे को ऐसा कुछ परवाह नहीं है जाने की। कहता अम्मा से हम बात कर लेंगे। इतनी देर में अंदर से जो धनिया है वो जुनिया को बुलाने लगती है। तो वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे होरीलाल आ जाते हैं अनोखीलाल के यहाँ से वापस। तो वो कहता है कि भाई क्या हो गया बाप दादा, क्या हो गया? कि कुछ नहीं। वो कह रहा है कि 2 साल का हमने लगान नहीं भरा। कि 2 साल का लगान नहीं भरा? आप, मेरे को तो याद है आपने बोला था कि ईख बेच के आपने जो है लगान भरा था। कि नहीं हमने लगान भर दिया है, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर हम ये पंडित से सुबह ना लड़े होते तो शायद वो ऐसा हमसे नहीं करता। तो गोबर को गुस्सा आ जाता है। गोबर लाठी उठाता है, कहता है मैं चला यहाँ से। वो कहता है होरीलाल के रुक जा, कहाँ जा रहा है, क्यों लड़ाई? कि मैं लड़ नहीं रहा, मैं एक पैसा किसी का लेना नहीं चाहता, तो किसी को एक पैसा देना भी नहीं चाहता। और इतनी कह करके वो वहाँ से होरी की नहीं सुनता और वो अनोखीलाल के घर चला जाता है। अनोखीलाल के घर पे ठाकुर, पंडित जी और अनोखीलाल तीनों लोग ताश खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं। तो वो कहता है कि आप किस हिसाब से बोल रहे हो कि 2 साल से लगान नहीं भरा? बापू ने तो सारा भर दिया। तो कहता है कि नहीं भरा। अनोखीलाल कहता नहीं भरा। तो कहता अच्छा तो ठीक है। वो कहता है रसीद होगी अगर भरा है तो? कि रसीद तो मतलब कोई भी नहीं देता, तो आप किसी को भी नहीं देते? तो कहता है कि बिना रसीद के मैं लगान ही नहीं लेता। गोवर्धन कहता है कि चिंता मत करो, मैं जाऊंगा कोरठ और वहाँ जा कर के मैं 100 लोगों को इस गांव से खड़ा कर दूंगा और ये दिखाऊंगा कि आप किसी को भी रसीद नहीं देते हो। और रही बात राय साहब की, जो राय बहादुर साहब हैं ना, वो मिर्जा जी के यहाँ पे आते जाते रहते हैं और खन्ना साहब भी आते हैं। मैं उन लोगों से भी बोलूँगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही अनोखीलाल सटपटा जाता है कि ये तो भैया इसकी तो जान पहचान है। तो वो कहता है कि शहर में मैं जहाँ लखनऊ रहता हूँ ना, वहाँ मिर्जा साहब के यहाँ पे, वहीं पे वो आते जाते रहते हैं और डेली मिलते हैं वो मेरे को। इतना सुनते ही पंडित जी, ठाकुर साहब सब एकदम से गुम हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे अनोखीलाल हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। और वो दोनों उठ के वहाँ से चले जाते हैं। अनोखीलाल थोड़ा सा सहम जाता है और वो कहता है अरे सुन तो सही गोबर, अगर दिए हैं होरी ने तो कहीं लिखे होंगे। हाँ वो याद तो मुझे भी है कि होरी ने 25 रुपये दिए थे कहीं। तो कह देख लो अनोखीलाल, नहीं तो फिर इतनी कह कि गोवर्धन वहाँ से चला जाता है। अब सुबह होता है। सुबह के टाइम पे होरीलाल बैठे हुए हैं सिर पे हाथ रख के और गोवर्धन के उन पे डांट सी लगा रहा है कि यार तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो और बताइए कि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। तो होरीलाल कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो कहता है कि अनोखीलाल मान गया है और अब थोड़े दिन बाद एक काम करना कि ये जितनी भी सूद है ये मैं 70 रुपये दिए जा रहा हूँ, ये सारी सूद और जो भी पंडित जी का पैसा है वो पटा देना, 70 रुपये दे देना। पंडित भी मान जाएगा, अनोखीलाल तो मान ही गया है और आज शाम को मैं निकल जाऊँगा। होरीलाल इस बात से दुखी हो जाते हैं और दुखी होके वो एक तरफ उठ के चल देते हैं। तो जब तक धनिया आ जाती है, धनिया कहती है अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा रुक जा, ईख की फसल बोनी है, ईख की फसल बुवाई करवा के उसके बाद चले जाना।
कहता है नहीं, मैं जा रहा हूँ और मैं अपनी वाइफ को भी लेके जा रहा हूँ, मुझे खाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। इतना सुनते ही धनिया रोने लगती है। कहता है कि चुन्नू का क्या करोगे, कि चुन्नू को साथ लेके जाएंगे। धनिया कहती है कैसे पालोगे, क्या करोगे, वो रोने लगती है। तो होरीलाल कहते हैं कि अब भाई जिसको जाना है उसको क्या रोक रही है, जिसको जाना है जान दे, हमारा क्या है। उसके बाद में वो लोग वहाँ से शाम के टाइम में जुनिया को अपने साथ लेके चला जाता है, वो शहर चला जाता है। दूसरे दिन होरीलाल बैठे हुए हैं और होरीलाल कह रहे हैं धनिया से कि सुनारी गांव से जो है न्योता आया है, निमंत्रण आया है, बुलावा आया है और लड़का देखने जाना है। तो धनिया कहती चले जाओ, पक्का कराओ रिश्ता। तो होरीलाल कहता कैसे पक्का कराऊं, मेरे यहाँ पे तो मेरे हाथ में एक दहला भी नहीं है, कैसे मैं पक्का कराऊं, कुछ पैसा तो चाहिए पक्का करने के लिए। तो धनिया कहती है एक काम करो, इतना टेंशन मत लो, 1 बीघे खेत बेच देंगे, उसमें सोना की शादी हो जाएगी, रूपा की शादी हो जाएगी, हम फ्री हो जाएंगे। कहता है कि हाँ कह तो सही रही है। थोड़ी देर बाद फिर होरीलाल अपनी लाठी उठाते हैं और दुलारी की दुकान की तरफ चलने लगते हैं। तब तक एक लड़का साइकिल पे जा रहा होता है, तो वो सीटी बजाते हुए जा रहा होता है। तो वो होरीलाल कहते हैं दुलारी की दुकान पे पहुंच के, एक हुसैन करके एक थे इंसान वहाँ, कि अरे हुसैन भाई ये कौन लड़का है भाई जो ऐसे घूम रहा है साइकिल पे। तो कहता है कोई नहीं, पटवारियों का लड़का है, ये शहर से आया है नया नया, और आजकल लोग इज्जत उतरवाने के लिए अपने बच्चों को शहर भेजते हैं। और इतना कह के हुसैन वहाँ से चला जाता है और होरीलाल दुलारी के पास बैठ जाते हैं। अब वो दुलारी के पास बैठे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अरे दुलारी, वो कहते हैं पान खाओगे होरी, कि नहीं मैं पान नहीं खा रहा। तो कहता कि अरे होरीलाल ये जो लड़का है ये आपके घर के बहुत चक्कर लगाता है, आपकी लड़कियां सयानी हो गई हैं, थोड़ा देखना। तो कहता है होरी कि क्या करूं, कि गौना क्यों नहीं कर देते, कि गौना कहाँ से करूं, मेरे पास एक पैसा तो है नहीं, बताओ कहाँ से करूं, अब शादी करूंगा कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। दुलारी कहती है अगर मेरे पास होता ना होरी तो मैं तुम्हें दे देती, वो भी तो मेरी बेटी ही है सोना। तो उसके बाद में फिर होरी कहता है कि धनिया के पास होगा कुछ, धनिया के पास देख लो। कि अरे धनिया के पास क्या होगा, धनिया के पास भी कुछ नहीं है। उसके बाद में ऐसी मजाक मजाक में कहने लगती है, दुलारी कहने लगती है कि अगर तुम मेरे पास होते ना तो मैं पैसों से निला देती तुम्हें। तो होरी कहता अब कौन सी देर हो गई है, अब कौन सी अवेर हो गई है, अब निला दो, ज़्यादा महंगा नहीं है होरी, 200 रुपये में रख लो, अभी भी लिखवा लो। कि धनिया को क्या बोलोगे, कि बोल देंगे भाई, कुछ भी बोल देंगे, क्या करें बताओ। तो वो हंसने लगते हैं और फिर दुलारी कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप शादी करो, खर्चा मैं दूंगी तुम्हें। अब वो जाता है खुशी खुशी, बहुत थैंक यू बोलता है दुलारी को और अपने घर जाता है और धनिया को बताता है कि जी दुलारी 200 रुपये देगी और उसमें हमारा काम हो जाएगा। तो धनिया कहती है 200 रुपये में क्या हो जाएगा, 200 रुपये में कैसे होगा, कि यार तुम बड़ी अजीब औरत हो, जब पैसे नहीं थे तब तुम खेत बेचने पर राजी थी, अब जब वो पैसे का व्यवस्था हो गया तब तुम कह रही 200 रुपये में क्या हो जाएगा। तो वो कहता है कि अब तुम कल जाओ, जाके पहले रिश्ता पक्का करके आओ। वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं शोभा को अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि लड़की का भाई नहीं है तो कम से कम चाचा तो हो। तो वो कहता है कि ये भी सही है, चलो कोई नहीं ले जाना। अब वो शोभा को ले जाता है अपने साथ, लड़की के चाचा को, अपने भाई को, होरी। तो रास्ते में वो बैलगाड़ी पे आ रहे हैं, लौटते हुए आ रहे हैं। तो शोभा से कहता है कि तुम कहाँ गए थे इतने दिन से, दिखाई नहीं दे रहे थे। कि कहीं नहीं दादा, मैं शहर चला गया था, गोबर ने बुला लिया था अपने पास, तो गोबर भी कमा रहा था, मैं भी कमा रहा था, तो वहीं चला गया था चमक दमक की दुनिया में। तो कहता है कि क्या है, क्या कर रहा है गोबर आजकल, के कुछ नहीं, एक मील फैक्ट्री में काम करता था, फिर वहाँ पे हड़ताल वड़ताल हो गई और इन्होंने हड़ताल कर दी, सिर विर फट गया इनका, फिर नौकरी छूट गई, बहुत गलत हुआ उसके साथ। कि अच्छा, तो अब क्या करता है कि अब मेहनत मजदूरी कर रहा है वहाँ पे। और दादा एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन कहता क्या हो गया, क्या जुनिया छोड़ दी क्या गोबर ने, कि नहीं नहीं जुनिया नहीं छोड़ी, एक्चुअली जुनिया तो पेट से है,
तो कहे तो फिर बुरी खबर क्या है? कि बुरी खबर ये है कि जो चुन्नू था ना अपना, चुन्नू जो है ख़त्म हो गया, वो मर गया, वो जी नहीं पाया। तो होरीलाल इतना सुनते ही फूट फूट के रोने लगते हैं। उसके बाद में वो घर पहुंच जाते हैं। तो धनिया कुछ अपना सामान निकाल रही है, जो सोने चांदी की चीज़ें होती हैं देख रही है, कपड़े लत्ते के क्या देना क्या नहीं देना। तो वो होरीलाल आते हैं तो कहते हैं क्या कर रही हो? कि कुछ नहीं, ये जो भी मैंने जोड़ा था, जो भी इकट्ठा किया था शादी के लिए, वो देख रही हूँ। कि तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? कि नहीं उखड़ा उखड़ा नहीं हूँ, ठीक है, मैं क्या किसी से लड़ सकता हूँ? एक ही से लड़ सकता हूँ, अपने अपने भगवान से। इतना कह के वो चारपाई पे लेट जाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्या हो गया? कि कुछ नहीं, दुलारी ने मना कर दिया है पैसे देने के लिए। वो एकदम से बहुत चक्की रह जाती है। वो कहती है कि अब कैसे होगा, क्या होगा? कि होगा क्या, अब वो खेत जो है बेचेंगे या फिर खेत हम लिखवा देते हैं। कि तो फिर क्या करोगे? कि मजदूरी। कहते हैं मजदूरी करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो कहते हैं कि अब गोमती में नहाओ या गंगा में नहाओ, सॉरी गोमती में डूबो या गंगा में डूबो, डूबना तो है ही है, कुछ भी कर लो। इतना कह के वो लेट जाता है, सो जाता है। इतनी देर में एक घर के बाहर एक लड़का है, वो चिल्ला रहा है, अरे होरी भाई हैं क्या, होरी भाई हैं क्या? धनिया निकल के जाती है कि कौन हो भाई, कौन हो आप? कह रहे हम सुनेरी गांव से आए हैं और हमें जो है गौरी प्रसाद जी ने भेजा है और हम कुछ आपके लिए संदेशा लेके आए हैं। तो धनिया चिल्लाती है कि अरे सुनते हो, देखो सुनहरी गांव से आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है कि वो इतना सुन के होरी एकदम से भागता है और भाग के बाहर आता है। तो वो उसे चारपाई बिछाता है, जिसको खटिया बोलते हैं, उसको चारपाई बिछाता है, बिछा के बैठो बैठो, और वो वहाँ पे बैठ जाता है। फिर होरीलाल कहता है बोलो महाराज कैसे आना हुआ? तो वो एक पत्र जो है उसको देता है होरीलाल को कि हम नाऊ हैं और हम संदेशा लेके आए हैं, ये लो, ये हमें गौरी प्रसाद जी ने भेजा है। तो वो उसमें अटकते अटकते पढ़ने लगता है होरीलाल कि हम दोनों लोग रिश्तेदार हो गए हैं और हम लोग अब आपस में रिश्तेदार हो गए तो एक दूसरे पर बर्डन क्यों डालें, आप शादी की तैयारियां करो, आप दहेज का मत सोचना, जो भी कुछ है। इतना सब कुछ लिखा है। इतना पढ़ते ही होरीलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अरे बड़ा दिल दिखाया है इन्होंने। तो वो नाऊ है, वो कहता है कि जो भी अगर आपके पास कुछ सूचना हो तो मेरे को दे दो, मैं जाके दे दूंगा। वो कहता है नहीं, हमारे पास तो यही है कि वो प्रभु उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, जो भी हम पे बनेगा हम उनके लिए करेंगे। अच्छा, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पिछली रात को जो सोना थी, सोना ने अपनी सहेली से बात करी। तो उसकी सहेली कहती है कि हमने सुना है दद्दा जो है तुम्हारी रिश्ता देखने गए हैं। कि हाँ, रिश्ता तो देखने गए हैं, लेकिन दद्दा बता रहे थे, बापू बता रहे थे कि जो लड़के का पिता है वो बहुत लालची है, तो बहुत कर्जा लेगा, वो सॉरी दहेज लेगा। तो वो कहती है सोना कि तू मेरा एक काम कर देगी? कि हाँ बता। कि तू जरा उसके सुनहरी गांव जाकर के लड़के को बोल देगी कि मतलब ऐसा ना करे, नहीं तो मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरा बापू कहाँ से लेके आएगा? अगर ये सब बेच ही देगा तो फिर क्या खाएगा, क्या करेगा, रूपा की शादी कैसे होगी? कि मैं चली तो जाऊंगी, मैं जानती भी हूँ उस लड़के को, लेकिन क्या वो मानेगा? कि तू जा तो सही, उसे बोल देना, वो मान जाएगा। तो ये हुआ था, इस वजह से लड़के के बाप का पत्र आया था कि आप दहेज की चिंता ना करें। अब भाई शादी वाला दिन आ गया। अब शादी वाला दिन आ गया तो जो सास थी सोना की, जो लड़के की माँ थी, वो चढ़ावा लेके आई है, लहंगा लेके आई है, साड़ी लेके आई है, कुछ जेवरात भी हैं, और आकर के वो धनिया को देती है कि बहन जी ये पहन के सोना को विदा करना, आप किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, सब कुछ सही होगा, हम तो अपना बंदोबस्त करके आए हैं। तो धनिया देखने लगती है कि भगवान का शुक्रगुजार है कि आप जैसे लोग हमें दिए हैं। तो धनिया एक बहुत ही फटा सा एक महिला कुचला सा एक शॉल ओढ़े हुए है। तो उसकी सास कहती है सोना की कि बहन जी आज हमें ये लग रहा है कि क्यों ना हम अपनी शॉल एक दूसरे से बदल दें, जब अगर हम फैमिली हो गए तो।
और इतना कह के अपनी जो नई शॉल थी वो निकाल के और वो धनिया को उड़ा देती है और धनिया की शॉल खुद उड़ लेती है। तो धनिया कहती है कि बहन जी आपने तो शॉल दे के मेरी गरीबी ही ढक दी, और रोने लगती है। तो उसकी सास उसको गले लगाती है कि अरे नहीं नहीं ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो। उसके बाद में फिर शादी वादी होती है, शादी हो करके विदाई होने लगती है। और गौरी प्रसाद ने पहले ही कह दिया था कि कोई ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा क्योंकि उनके यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, और वहाँ से सोना विदा हो जाती है। उसके बाद में आगे गोवर्धन है। गोवर्धन अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं शहर में, और वो आते हैं हारे थके हुए, और उनकी जो बीवी है वो एक कमरे में बैठी हुई है बच्चे को गोद में लिए हुए, दूसरे बच्चे को, पहला बच्चा तो उनका ख़त्म ही हो गया था, और उसके पास में उसकी चाची बैठी हुई है और सोवा बैठा हुआ है। और जब वो एंटर होता है तो वो देखता है तो बहुत चक्का रह जाता है कि अरे सोवा चाचा आप कैसे आए, आप कैसे आए, और वो पैर छूता है। और फिर उसके बाद में कहता है खाना पीना खाया, कि हाँ खा लिया, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई तेरा एड्रेस देखने में, और अब एड्रेस जो है बहुत पता किया, शुगर मिल फैक्ट्री गया मैं, ऐसे ऐसे करके मैं आया, कि चलो आओ चाचा बात करते हैं। और उसके बाद में वो बाहर बैठ के बतलाने लगते हैं, बात करने लगते हैं जो गांव का दुख सुख है उसका समाचार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों से बस एक ही शिकायत है कि आप लोग देख तो लेते हो वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते। एटलीस्ट लाइक तो कर दो। आप सब्सक्राइब करो ना करो, अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत दिख रही है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट लाइक तो कर दो। चलिए दोस्तों, तो विदा लेता हूँ आप लोगों से। मैं फाइनल एपिसोड के साथ मिलूँगा फिर से, आपको कुछ दिन बाद मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।